प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हमारा हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक प्रोसीजर में है वो है क्रिया। जैसा कि मैंने आपको पूर्व वीडियो के माध्यम से क्रिया का अर्थ, क्रिया के पर्याय शब्द, क्रिया परिभाषाएं और क्रिया का मतलब जो काम होता है उस काम की हम लोग पहचान कैसे करते हैं, ये सारे डिटेल्स जो हैं वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से बता दिया था। आज हम इसी कड़ी के अंदर जो हमारा क्रिया का नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आज क्रिया भेद। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हिंदी व्याकरण जो है वो एक भाषा का परिष्कृत रूप होता है, जिसमें हम लोग कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य के अंदर शुद्धता का बोध हो, परिष्कृत शैली का बोध हो तथा वाचन करने में और लेखन कौशल करने में हमें कहीं कोई व्याकरण संबंधित त्रुटि जो है उसका सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए हमें व्याकरण को सीखना अनिवार्य हो जाता है। तो आइए इसी कड़ी के अंदर हम लोग आज क्रिया जो है उसका भेद करते हैं। जैसा कि मैंने आपको डिटेल्स में कुछ बताया भी था कि क्रिया जो है वो एक कार्य होता है। ध्यान दें आप, कार्य को हम किसी भी उद्देश्य को पूरा करना कह सकते हैं। ध्यान देंगे आप, किसी भी उद्देश्य को पूरा करना। अगर हमारे द्वारा कोई भी कार्य पूर्ण किया जा रहा है तो वो एक उद्देश्य होता है और उद्देश्य को पूरा करना ही हम लोग क्रिया के नाम से जानते हैं। हिंदी भाषा के अंदर क्या होता है कि जो हमारी मूल क्रियाएं होती हैं, आप सब जानते हैं, हमारी जो मूल क्रिया होती हैं उन मूल क्रियाओं के अंत में हिंदी में एक उपसर्ग नहीं बल्कि प्रत्याहार की भाषा होती है ना, और वो ना शब्द हम लोग क्रिया के अंत में जोड़ते हैं और जैसे ही अंत में वो जुड़ता है तो जुड़ करके और अर्थ में एक परिवर्तन लेके आता है। और परिवर्तन लाने का जो प्रोसीजर है, जो परिवर्तन है, उसी परिवर्तन को हम लोग धातु के नाम से जान सकते हैं। ध्यान देंगे आप कि क्रिया का जो मूल रूप होता है, लिख रहा हूं मैं, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसी मूल रूप को हम लोग धातु के नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम जानेंगे? धातु, जिससे आप इंग्लिश में वर्ब के नाम से भी जान सकते हो। देखिए, वर्ब मूल धातु कौन कौन सी होती हैं? जैसे बात करते हैं, पढ़ है मूल धातु है, लिख है मूल धातु है, खा है मूल धातु है, पी है मूल धातु है, जा है मूल धातु है। अब इनमें हमें करना क्या है कि इनके अंत में हमें ना ऐड करना है और ना ऐड करने से जो हमारे सामने न्यू या फिर नया अर्थ प्रकट हो रहा है उसे ही हम लोग एक धातु के नाम से जान सकते हैं। सुनिए आप, जैसे पढ़ में अगर ना जोड़ते हैं तो हमारे मूल धातु बन जाते हैं यहाँ पे पढ़ना। लिख है ना जोड़ते हैं तो हमारा शब्द बन जाता है लिखना, जिसे हम लोग क्रिया के नाम से समझते हैं। खा है ना जोड़ते हैं तो ये शब्द जो है वो बनता है खाना। पी शब्द है जुड़ता है तो ये बनता है पीना। और जा शब्द है, इसका मतलब है ये जो है वो बनेगा जाना। अब देखो, आपके सामने ये जो हमने क्रियाएं बनाई है यहाँ पे, ये सब क्रियाएं अपना अपना एक अर्थ स्पष्ट कर रही हैं। और हिंदी भाषा के अंदर ये जो मैंने यहाँ पे हमारी क्रिया के अंदर ना नाम का प्रत्याहार जोड़ करके क्रिया रूप बनाया है, इसी क्रिया रूप को आप धातु के नाम से हमारे संस्कृत भाषा में जान सकते हो और हिंदी भाषा में क्रिया के नाम से जान सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप इसे वर्ब के नाम से जान सकते हो। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब मैं आपको सीधा ही और संक्षिप्त भाषा के अंदर क्रिया का भेद जो है वो मैं बताने जा रहा हूं। विशेष सुने आप,
क्रिया जो है उसका दो प्रकार से विभाजन होता है। नोटिस करें आप, क्रिया का विभाजन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। यहाँ मैं स्टेप बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। और ये दो रूप जो हैं उनको मैंने यहाँ नंबरिकल कर दिया है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो होता है रचना के आधार पर, ध्यान देंगे आप, रचना के आधार पर। और दूसरा जो है वो होता है क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर। तो क्रिया जो है उसका विभाजन मूल रूप से दो प्रकार की जो हमारी अवस्थाएं होती हैं उन दो अवस्थाओं में किया जाता है। प्रथम अवस्था जो है वो होती है रचना के आधार पे और दूसरी जो अवस्था होती है वो क्रम के आधार पे। तो अभी आप लोगों को हम स्टार्टिंग ग्रामर पढ़ा रहे हैं। तो रचना का आधार थोड़ा सा लेंथी है, विस्तार योग्य है, गहराई से समझने योग्य है, इसलिए मैं आपको आज ट्रायल और टेम्परेरी जो नॉलेज है वो टेम्परेरी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे। सुनिए आप, आज मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्रम के आधार पे हमारी जो क्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑफ वर्ब कि हमारे क्रम पे आधारित जो हमारी क्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो विशेष सुने, क्रम के आधार पे हमारी जो क्रियाएं हैं वो मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं। और वो दो प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपके सामने यहाँ सीरियल डाल रहा हूँ। पहली हमारी जो क्रिया और दूसरी हमारी जो क्रिया है, फर्स्ट को मैंने नाम दिया है यहाँ पे सक्रमक क्रिया। कौन सी क्रिया? सक्रमक क्रिया। और दूसरी जो क्रिया है उसको मैंने नाम दिया है यहाँ पे अकर्मक क्रिया। आपको जो ये कार्य बताया जा रहा है इसे आप अच्छे से समझें, कोशिश करें। इसको हमने नाम दिया है यहाँ पे अकर्मक क्रिया। अब देखो, मैं आपको विस्तार से थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि इनके भी यहाँ पे क्या है, भेद जानने वाले हैं और भेद के बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। सक्रमक क्रिया नंबर फर्स्ट जो है, पहली बात आती है कि कोई भी क्रिया होती है उस क्रिया की हम लोग पहचान कैसे करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको हिंदी भाषा को नॉर्मली और इजी वे समझने के लिए इसका जो ट्रिक पॉइंट है वेरिफिकेशन, जिसको हम लोग पहचान के नाम से जान सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल कर रहा हूँ या फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सुनिए आप, पहचान जो है, हम किसी भी क्रिया की अगर हमें करनी होती है हिंदी भाषा के अंदर, तो हम लोग हमारी जो क्रिया होती है, ध्यान देंगे आप, हमारी जो क्रिया होती है उस क्रिया के पूर्व पूर्व शब्द जो है वो हमेशा पहले के लिए काम में लिया जाता है। किसके लिए? पहले के लिए काम में लिया जाता है, क्रिया के पहले। तो क्रिया के पूर्व या पहले हम लोग क्या है कि उस क्रिया के अंतर पहला जो शब्द होता है वो होता है क्या, दूसरा शब्द होता है किसे, और तीसरा शब्द है किसको। ये हमारे तीन प्रश्नवाचक चिन्ह हैं। कौन से हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, अर्थात इनसे हम लोग प्रश्न बनाएंगे और इस प्रकार से प्रश्नवाचक का चिन्ह यहाँ पे मैंने चिन्हित कर दिया है। क्या किया है? चिन्हित कर दिया है। अब जैसे मैंने ये चिन्हित किया है तो आप इनसे पहचान कर सकते हो कि जैसे क्या खाता है, किसे मारता है, किसको सुनाता है। तो इस प्रकार के ये जो हमने क्वेश्चंस मार्क्स बनाए हैं और इन क्वेश्चंस के रिप्लाई के अंदर अगर हमें कोई भी आंसर मिल रहा है तो आप मान लीजिए आंसर जहां पे मिलता है वो हमेशा, देखो मैं आप लिख रहा हूं कि प्रश्न के उत्तर में, किसके उत्तर में? प्रश्न के उत्तर में कुछ मिले, कुछ मिले। प्रश्न के उत्तर में यदि कुछ मिलता है तो वो हमेशा सकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाओगे आप? सकर्मक क्रिया। और अगर बात करते हैं कि प्रश्न के उत्तर में कुछ नहीं मिले, मैंने यहां पे लिखा है नहीं, नेगेटिविटी आंसर। तो प्रश्न के उत्तर में कुछ मिले तो वो हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, और प्रश्न के उत्तर में यदि कुछ नहीं मिलता है तो वो हमेशा यहाँ क्या होगा? अकर्मक क्रिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं अब आपको
आज जो नॉलेज है वो मैंने पहचान के लिए आपको बता दी है। वाक्यांश जो है हम नेक्स्ट वीडियो में ध्यान से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।